एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं। आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि। बिहार इस समय पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। खबरें इतनी तरह की आ रही हैं कि अभी भी कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है कि वो राजनीति किस करवट बैठती दिख रही है। आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे तो हैरान परेशान होंगे, लेकिन इतना जरूर समझ रहे होंगे कि नीतीश कुमार के मन में अब कुछ बदलाव आ गया है, कुछ चीजें बदल गई हैं। विधायक दलों की बैठक हो रही है और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिहार से कई तरह की खबरें आ रही हैं। जैसे एक खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि अब तख्ता पलट इतनी आसानी से नहीं होगा, नई सरकार इतनी आसानी से नहीं बनने देंगे, राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग रहे हैं और अगर नहीं मिला तो विधायकों की परेड कराएंगे। जेडीयू भी अपनी तरफ विधायक दल की बैठक कर रही है और वह भी अब इस तरह का मन बना चुकी है कि तीर हमारे पास है, हम निशाना लगाकर चलेंगे और सही निशाने पर लगेगा। इस कवायद में जीतन राम मांझी की भूमिका थोड़ी सी महत्वपूर्ण तब हो गई जब आरजेडी की तरफ से यह प्रस्ताव देने की खबरें आने लगी कि उप मुख्यमंत्री आपके बेटे को हम बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। क्योंकि 114 विधायक आरजेडी गठबंधन की तरफ हैं, 2 निर्दलीय हैं, 4 हम के पास हैं, केवल 2 कम पड़ रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जेडीयू में सारे विधायक नीतीश के इस निर्णय से खुश थोड़ी हैं, वहां भी तो बेचैनी है कि भाई कल तक आप कुछ और कर रहे थे, आप उन्हीं के साथ जा रहे हैं। तो इस पूरी कवायद में एक खेल आरजेडी की तरफ से भी खेला जाने वाला है। पूरी रात लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी कोशिश हुई। नीतीश कुमार अभी तक चुप हैं, लेकिन हां, कुछ उन्होंने सोच जरूर लिया है और यह पूरी सियासत अब दूसरी दिशा में जा चुकी है। अभी जब तक आपको यह खबर ना आ जाए कि आज इस्तीफा दे दिया, कल नई सरकार के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इस पूरी वीडियो में मैं 2 पार्टियों की भूमिका आपके सामने रखना चाहता हूं बिहार की राजनीतिक उठापटक के बीच। और ये दोनों पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी। जैसे क्या इस पूरे सियासी उठापटक में कांग्रेस की भूमिका भी कुछ है? क्या कांग्रेस चाहती तो इस तरह के सियासी उठापटक न होता? क्या भूमिका है इस नीतीश कुमार के बदले मिजाज के पीछे कांग्रेस की? इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो करेंगे, एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी, जिसके गृह मंत्री जाकर के उसी बिहार में सीना तान कर बोल चुके थे कि अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जब बनाए गए सम्राट चौधरी, उनसे पूछा गया कि आप मुरेठा क्यों बांधे हैं, तो कहे जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं लेते तब तक ये मुरेठा खुलेगा नहीं। गिरिराज सिंह, उनका बयान आता रहा कि अब उनका कोई यहां पर काम नहीं है, तमाम बिहार के नेता बदलते रहे। सुशील मोदी अब जाकर के कह रहे हैं कि राजनीति में सब दरवाजे हमेशा के लिए बंद थोड़े ही होते हैं। इस सियासत में क्या है कि क्या नरेंद्र मोदी की बीजेपी को राम मंदिर, 370 सब कुछ करने के बाद भी अब की बार 400 पार के लिए एक अकेला आप सब पर भारी नहीं हो रहा है? इस सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस पर बात करते हैं। जिस नीतीश कुमार के ऊपर पूरी चर्चा इस समय हो रही है, वो नीतीश कुमार इसलिए चर्चा के केंद्र में ज्यादा बड़े बन करके आए क्योंकि उसी नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी के साथ सरकार बनाई, और उस नीतीश कुमार ने यह तय किया कि अब क्यों न पूरे देश के विपक्षी दल के नेताओं को एकजुट किया जाए। वो नीतीश कुमार लगातार भाषण देते रहे, मिट्टी में मिल जाएंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे।
अपना वही तेवर दिखाते हुए नीतीश कुमार यह शुरुआत करते हैं कि विपक्षी दलों का एक गठबंधन बने और पूरे देश में नीतीश कुमार घूमते हैं। उसके बाद पहली बैठक बिहार में होती है। यह जब भूमिका उनकी विपक्षी दलों के जोड़ने में थी और माना यह जा रहा है कि बिहार की राजनीति में जो नया गठबंधन बना था, इसका समीकरण भी कुछ ऐसा ही था कि नीतीश कुमार एक बड़े विपक्षी गठबंधन के चेहरा बन जाएंगे, जिसका नाम बाद में इंडिया अलायंस दिया गया। उसके संयोजक पद पर नीतीश कुमार बिठाए जाएंगे, तो वो केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। बिहार की राजनीति में आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव दमदारी से पूरी पुख्ता तरीके से बिहार की सियासत के केंद्र में आ जाएंगे। इसका असर इस तरह से देखने को मिला कि जब से आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी, तब से अचानक एक साल में 5 लाख नौकरियां दे दी गई। अचानक से पूरी बिहार की सियासत तेजी से बदलती हुई दिख गई। विकास के धनुआधार काम, विकास के शानदार काम, बजट, और उसके बाद सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा जाति जनगणना। जाति जनगणना करवाना, उसके आंकड़े सार्वजनिक कर देना, उसके आधार पर आरक्षण बढ़ा देना, गरीबों को पैसा, जो बेघर हैं उनको 2 लाख रुपया, बेजमीनों को 5 डेसिमल जमीन। यह मुद्दा भी था जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। और अकेला यह मुद्दा इतना भारी था कि इस पर एक अकेला सब पर भारी नहीं हो पा रहा था। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी बीजेपी को यह बात समझ में आ गई थी कि वो माहौल नहीं बना जो बन जाता चाहिए था, जिसके दम पर उन्होंने कहा कि अब तो केवल राम मंदिर के भरोसे मोदी के चेहरे पर अकेले अब की बार 400 पार हो जाएंगे। यह समीकरण उन्हें भी समझ में आने लगा था, इसलिए तुरंत यह निर्णय लिया गया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। पूरे खेल को समझिए आप। अगर राम मंदिर का मुद्दा इतना भारी था और एक अकेला भी सब पर भारी था, तो नीतीश कुमार की जरूरत क्या थी? जो नीतीश कुमार आपके खिलाफ पूरे देश के विपक्षी नेताओं को गोलबंद कर गए, मीटिंग कर गए, जो एकजुटता नहीं बनने वाली थी वो बनाने की शुरुआत कर गए। उस नीतीश कुमार को क्यों तोड़कर अपनी तरफ लाना पड़ा? क्यों जेडीयू के उन तमाम नेताओं और नीतीश कुमार के 3 करीबी नेताओं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा, ऐसे 3 नेताओं को यह संकेत देना पड़ा कि हमारी तरफ आ जाओ, वरना सांसद भी नहीं जीतेंगे। ईडी सीबीआई तैयार बैठी है, आरजेडी मजबूत हो जाएगी, सारी क्रेडिट तेजस्वी को मिल जाएगी और नीतीश कुमार को समझाओ। नीतीश कुमार समझ गए, आओ अब की बार 400 पार हमको जिताओ। बीजेपी यहां फंस गई और इसलिए यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि एक अकेला सब पर भारी नहीं है। अगर होता तो वो ये कहता कि हमें कोई जरूरत नहीं है नीतीश कुमार की, हमें उस व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है जिसके लिए हमने दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी है। राम मंदिर बन गया, वहीं बन गया, 370 हटा दिया, कश्मीर हमारा हो गया, चीन को लाल आंख दिखा दिया है, इतने करोड़ रोजगार दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में धुआंधार बैठकें हो रही हैं। मुरेठा तब खुलेगा जब नीतीश कुमार को हम मिट्टी में मिला देंगे, मुख्यमंत्री से हटा देंगे। वो सारे लोग उस बैठक में शामिल हैं। सुशील मोदी जो दिन रात नीतीश कुमार के खिलाफ थे, वो कह रहे हैं दरवाजे हमेशा के लिए थोड़े ही बंद होते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद उस बैठक में शामिल हैं, जो ये तय कर रही है कि सरकार बिहार में हम कैसे बनाएं, किसको डिप्टी सीएम बनाएं। नीतीश कुमार के आने में तो अब कोई परहेज नहीं। नीतीश ने जिद की कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनेगा। थोड़ी सी कोशिश बीजेपी की तरफ से आई कि नहीं भैया बहुत हो गया, तुमको हम 20 में ही निपटाने वाले थे, हमने अपना अनुमान तुम्हारे पीछे लगा दिया था, हम तुम्हारे साथ गठबंधन में थे, बीजेपी जेडीयू गठबंधन में था, और हनुमान जो राम यानी नरेंद्र मोदी के हनुमान जो थे, वो चिराग पासवान हर जगह पर जेडीयू को हराने में इतना कामयाब हो गए कि वो जेडीयू जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो 45 सीटों पर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ यह किया है। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने जा रही थी, लेकिन वही बीजेपी आज बैठक कर रही है कि कल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देते हैं। कौन सी मजबूरी है बीजेपी की है? क्यों मजबूर है बीजेपी? इस सवाल पर बात टीवी चैनल पर कम हो रही है। सोचिए, बीजेपी अगर वाकई मजबूत होती, एक अकेला सब पर भारी होता, तो बीजेपी की तरफ से यह प्रस्ताव आता कि दरवाजे बंद तो बंद। 24 में पहले जेडीयू और आरजेडी एक साथ लड़ेंगी, तब भी हम 40 के 40 सीटों पर हराने जा रहे हैं।
क्योंकि हम मजबूत हैं, हम तो 400 पार होने जा रहे हैं और 24 में आपको हराएंगे, 25 में विधानसभा में हराएंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक साथ जेडीयू और आरजेडी दोनों को निपटा देंगे। अगर बीजेपी इतनी ही मजबूत होती तो बीजेपी ये काम करती। अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी इस तरह से पार्टी तोड़ने और गठबंधन तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब उन्हें पता चल गया है कि यह सारा खेल अकेले हमारे बस का नहीं है। इसलिए जो तिलिस्म बांधा गया है ना कि अब मोदी के लहर चल रही है, 400 पार होने वाला है, पहली चीज तो इस पूरे खेल से यह क्लियर हो गई कि ऐसी कोई लहर नहीं चल रही है। उन्हें ममता बनर्जी को भी अलग करने की साजिश करनी पड़ रही है, उन्हें आदरणीय मायावती जी को भी गठबंधन में दूर रखने की कोशिश करनी पड़ रही है और अब उन्हें नीतीश कुमार को गठबंधन तोड़वा करके अपने साथ लाने की भी साजिश करनी पड़ रही है। और अगर आपको यह लगता है कि इन तीनों कोशिशों में बीजेपी कहीं नहीं है तो इसका मतलब आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं है, आप राजनीति को समझते नहीं है। राजनीति में चेहरा अलग दिखाया जाता है और असल काम कुछ और होता है। तो इस पूरे खेल से बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज्ड हो चुकी है और नीतीश कुमार अपने सियासी कद जो हासिल किया था उन्होंने उस कद को खो चुके हैं। अब लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार एक बड़े सियासी नेता हैं और उनकी पार्टी में भी वो लोग जो इस तरह की चीज को नहीं पसंद कर रहे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए, बीजेपी जिस एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुश्किल में थी वो जाति जनगणना का मुद्दा था। वह मुद्दा नीतीश कुमार को केंद्र में रख करके आया था। वह मुद्दा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार का था जो राम मंदिर के ऊपर भी भारी पड़ना था क्योंकि वो जाति का सवाल था। इस सवाल से टकराने के लिए यह सारा खेल किया गया और कल को नरेंद्र मोदी अब अपना नया हनुमान चुन रहे हैं, नीतीश कुमार। उन्हें लेकर पूरे देश में घुमाएंगे और कहेंगे कि विपक्षी दलों का सबसे बड़ा खिलाड़ी हमारे पास आ गया। मगर एक बात सोचिए, जिस बिहार में कल तक जेडीयू जाति जनगणना के पक्ष में थी वो बीजेपी के साथ जाकर जाति जनगणना पर क्या बोलेगी? जेडीयू में भी तो पीडीए जिसे अखिलेश यादव कहते हैं और जिसे कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार खुद समाजवादी विरासत वंचित शोषित श्रमजीवी कहते थे, वो जब जेडीयू में खड़े हैं तो क्या उनको यह सवाल जनता नहीं पूछेगी कि भैया कल तक तो तुम जाति जनगणना की बात कर रहे थे, बीजेपी तो जाति जनगणना नहीं करा रही, तो आज आप कहां खड़े हो? लेकिन बीजेपी को इस पूरे खेल में हर तरफ से वह छीका फूटा है जो उनके किस्मत में जा रहा है। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि बीजेपी बुरी तरह से कमजोर है और यह हकीकत टीवी चैनल कभी आपको नहीं दिखाएंगे। अब रही बात कांग्रेस की। कांग्रेस जिससे नीतीश कुमार शुरुआत में नाराज हुए कि हम चाहते थे कि जल्दी से सीट बंटवारा हो जाए, अक्टूबर से साझी रैलियां शुरू हो जाएं, सब मिलकर के काम पर लग जाएं, हमने सबको एकजुट किया। सोच कर देखिए कि जनवरी खत्म हो गया, एक भी राज्य में सीट बंटवारा तय नहीं हुआ, एक भी साझा रैली शुरू नहीं हुई। 14 एंकर जो बैन किए गए थे और उन पर सारी पार्टी वाले लोग जा रहे हैं। यह सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अकेले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल गए। ममता बनर्जी उधर नाराज हो गई कि हम तो अकेले लड़ेंगे। नीतीश हाथ से फिसल गए। उत्तर प्रदेश में गठबंधन बन नहीं पा रहा है। पंजाब में भगवंत मान कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे। तो इस समय पूरे देश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी इस सब को बचाने की? क्या सब कुछ छोड़कर 2 दिन के लिए पटना नहीं बैठा जा सकता था कि आपका सबसे केंद्रीय धुरी आपसे छिटक न जाए? ये बाद की बात है कि बाद में जनता इस बात को समझेगी कि दोषी कौन नीतीश कुमार, दोषी कौन ममता बनर्जी, दोषी कौन मायावती जी, दोषी कौन अखिलेश यादव, दोषी कौन कांग्रेस। ये तो बाद में आएगा। सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि अब की बार सारा विपक्ष साफ, और अगर यह होता है तो दोषी कोई भी हो उससे क्या नुकसान। इसलिए कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस बात को लेकर संदेह पैदा करती है। मान लीजिए नीतीश कुमार चाहते थे कि वो संयोजक बन जाएं, तो नीतीश कुमार का ओबीसी होना, नीतीश कुमार का जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर केंद्रीय भूमिका में होना,
नीतीश कुमार का सबको एकजुट करना, नीतीश कुमार का एक अविवादित सा चेहरा होना, अगर ये सब कुछ तालमेल बना रहा था तो एक पद दे करके रोका नहीं जा सकता था। संयोजक कोई नीतीश कुमार को बनाता, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होते, तो क्या इसके रास्ते नहीं निकाल लिए जाते? क्योंकि अब तो कांग्रेस बड़ी आसानी से कह देगी कि हमें तो पता था नीतीश कुमार चले जाएंगे, इसलिए हम संयोजक नहीं बना रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल जब कहने लगे कि वो बनेंगे, उसी के बाद से तो सारा खेल बिगड़ गया। तो अगर आपको पहले से पता था कि ये छिटक जाएंगे, तो बीजेपी अपने दुश्मनों को भी अपने पाले में ले आने के लिए दिन रात एक किए हुए है, जबकि उसके पास राम मंदिर है, जबकि उसके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप जानते हुए भी कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, मायावती अलग हो सकते हैं, आप कोई राजनीति नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि ये जितने लोग क्षेत्रीय दल के हैं ये खत्म हो। भले 24 में बीजेपी जीत जाए, 29 में फिर एक अकेला विपक्ष बचेगा, चाहे भले वो 34 का इंतजार करना पड़े, कांग्रेस पार्टी। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके लोग कमजोर हैं, वो एकजुटता में नहीं है, वो छिटक सकते हैं, तो एकजुट रखने का सबसे बड़ा काम कांग्रेस को ही तो करना था। और कांग्रेस अकेले यात्रा पर चली गई और आज तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। इसलिए इस पूरे बिहार के खेल के साथ आपको कांग्रेस और बीजेपी के राजनीतिक फर्क को समझना होगा। क्षेत्रीय दलों की अपनी सीमाएं होती हैं, नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। राजनीति की नैतिकता अब अधमरी हो चुकी है। अब इस भारतीय राजनीति में कोई नैतिकता बची नहीं है। इसलिए दोष इन क्षेत्रीय दलों को देना इस सिक्के का एक पहलू है। देश के दो बड़े राजनीतिक दलों के राजनीति करने के मिजाज के अंतर को अगर आप इस बिहार के खेल में नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी राजनीति को वहां तक जाकर नहीं देख रहे जहां असल में ये राजनीति खेली जा रही है। ये पहलू लेकर के मैं आपके बीच में आया और बात करेंगे अभी बिहार पर और बताएंगे नीतीश कुमार होने का मतलब क्या है, नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है और नीतीश कुमार का भविष्य क्या है। अगली वीडियो में ये देखिएगा। फिलहाल इस विश्लेषण को अगर आप पसंद कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फेसबुक पेज से जुड़िए, हमारी मदद करिए ताकि हम आपके सामने अपनी बात रख सकें। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।